दोस्तों, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है क्लास 10 के साइंस का लाइट चैप्टर, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम से है, यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लेक्चर को बाइलिंगुअल करेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनर आपको मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में समराइज करके हम चर्चा करने वाले हैं। बन रही वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक। उम्मीद रहेगी कि ये आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर कोई भी ऐसी आपके मन में जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप उसे कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो देर न करते हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर है लाइट, परावर्तन और अपवर्तन, है ना, कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि लाइट जब किसी चमकीली सतह पर, चिकनी सतह पर पड़ता है तो वापस उसकी किरणें लौटती हैं, जिसमें आपने कुछ प्रयोग भी किया होगा। जैसे कि आपने घर में जो मिरर होता है, उस मिरर से आपने देखा होगा कि लाइट उस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जुड़े हुए जो गुण हैं, बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ में इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, अपवर्तन क्या है, उसके नियम क्या हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस क्या होता है ना, लेंस क्या होते हैं, लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यानी कि जिसको हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार से कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, और कनकेव लेंस के बाद में कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस के बारे में हम बात करेंगे। फिर साथ साथ में इसके अलावा इनका इमेज फॉर्मेशन और फार्मूला क्या होता है, उसके चार्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी बातें हैं, मैग्नीफिकेशन क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि ये आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट क्या होती है। जैसा कि आप जानते हो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम देख नहीं सकते, है ना। बिना लाइट के चीज़ों को देख पाना संभव नहीं है। तो प्रकाश क्या है, चीज़ों को देखने समझने में, ये जो खूबसूरत दुनिया है उसको देखने के लिए हमारी आँखों को प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश विभिन्न स्रोत से आते हैं, है ना। तो कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे कि सूरज और चाँद, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्रोत हैं जैसे कि हमारे घर में ट्यूबलाइट और तमाम सारी मोमबत्ती वगैरह, ये सब हैं वो कृत्रिम स्रोत के रूप में आते हैं, आर्टिफिशियल स्रोत के रूप में आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। बेसिकली परावर्तन का मतलब परिवर्तित होना, वापस लौटना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। यानी कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस, यानी कि जब प्रकाश जो है किसी चमकदार सतह पर गिरता है एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। यानी कि बाउंस होकर के उसी मीडियम में जब वापस जाता है तो उसको प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। यानी कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे कि शीशा हो गया, जिसको मिरर बोला जाता है, शांत जल है ना, स्टिल वाटर, कहीं पे साफ़ सुथरा पानी है, स्थिर है, और कोई भी मेटलिक सरफेस है जिसको काफ़ी पॉलिश किया गया हो, चिकना किया गया हो, तो वह भी प्रकाश के परावर्तन को कंप्लीट करती है। परावर्तन के बाद हम बात करते हैं, इसमें प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी हुई दो बातें हैं, दो नियम हैं जो परावर्तन के लिए ज़रूरी हैं, जिनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यहाँ पे पहला नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ज़रूरी बात ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है ना, अभिलंब क्या होता है। और इन सब चीज़ों को, रूल्स को समझने से पहले हम इस डायग्राम पे एक नज़र डालते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें यहाँ पर एक ये प्लेन मिरर को दर्शाया गया, यानी कि एक परावर्तक तल के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ ओ जो है, ये ए वाला पॉइंट ओ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पे आपतित किरण, यानी कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आकर के इस पर गिर रही है, ओ पर, और यहाँ गिरने के बाद इस पॉइंट से ये वापस लौट कर जा रही है बी की तरफ, जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो किसी
परावर्तक तल पर किसी प्लेन सतह पर जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं। और टकराने के बाद वापस जब उसी माध्यम में लौटती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। और इस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक जो अभिलंब बनता है उसको नॉर्मल कहते हैं। और अभिलंब से यहाँ पर कोणों का माप किया जाता है। और वो कोण कौन कौन से हैं? जिस कोण से आपतित किरण गिरती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि आपतन कोण कहते हैं। और जिस एंगल से कोई भी प्रकाश की किरण वापस लौटती है, परावर्तित होती है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस डायग्राम में ये ज़रूरी बातें हैं। इसके बाद हम फिर से वापस आते हैं अपने परावर्तन के नियमों पर। पहला जिसमें नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस एंगल से किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसी एंगल से वह प्रकाश की किरण वापस रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इक्वल टू आर। अब इसके बाद दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों आपको एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन के ये दो नियम हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। फिर हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब है स्फेरिकल मिरर्स, गोलाकार दर्पण, है ना। गोलाकार दर्पण क्या होता है कि यानी कि ऐसा दर्पण जो गोल हो, है ना। तो गोलाकार दर्पण क्या होता है? गोलाकार दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है, यानी कि किसी खोखले गोले को काट करके जब एक दर्पण बनाया जाता है तो उसको गोलाकार दर्पण कहते हैं। अब चूंकि ये गोल है तो इसमें सतह दो प्रकार की होगी। कैसी सतह होगी? एक हिस्सा इसका अवतल होगा, अवतल का मतलब अंदर की ओर मुड़ा होगा, और दूसरा हिस्सा कैसा इसका होगा? उत्तल होगा, यानी कि बाहर की ओर मुड़ा होगा। अब इन्हीं दोनों परिस्थितियों में दो प्रकार के दर्पण का हम जिक्र करते हैं। पहला कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव का मिरर ऐसा मिरर जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ यानी कि धंसी हुई हो, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसके अपोजिट ऐसा मिरर जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हुई हो, वल्गिंग हो, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ तल, है ना। इन दोनों डायग्राम्स को आप देखोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण को दर्शाया गया है, और यहाँ पे दूसरे वाले इसी के बगल डायग्राम में ये आपको उत्तल दर्पण को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से गोलाकार दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं। कनकेव मिरर जिसकी सतह अंदर की ओर धंसी हुई हो, यानी कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई हो, उसको कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब अवतल दर्पण होता क्या है? जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, धंसी हुई होती है, यानी कि कनकेव मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड। अब इसका उपयोग क्या क्या है बच्चों? इसका उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे दांत के अंदरूनी भागों को देखने के लिए। इसके बाद जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वहाँ पर भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है कन्वेक्स मिरर। दूसरा इसका जो रूप है, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवार्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो, उसको हम उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब इसके अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो जैसे गाड़ियों में रियर व्यू मिरर जो लगे हुए होते हैं, यानी कि ड्राइवर की सीट के बगल में या गाड़ियों की दोनों तरफ जो है जो मिरर लगे हुए होते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि पीछे कौन सी चीज़ें हैं या पीछे कौन सा वाहन आ रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल होता है उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ आपको दिखाई गई हैं, जैसे
दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या होती है ना, जिसको बोलते हैं। उसके बाद फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, फोकल लेंथ क्या होती है, तमाम सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस बात से आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस डायग्राम में अगर आप, इस टेबल में आप अगर देख पा रहे होंगे तो 6 प्रकार की परिस्थिति दी गई है। वो परिस्थिति किसकी है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर स्थित हो, इन 6 में से कहीं एक जगह पर स्थित हो, तो दूसरे टेबल में ये बात बताई गई है कि यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। और जो इमेज होगी तीसरे टेबल में उसके साइज की बात की गई है। और चौथे टेबल में बताया गया है कि इन विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार की इमेज बनेगी। जैसे पहली सिचुएशन दी गई है, पहली सिचुएशन में बताया गया कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि वस्तु की स्थिति जो है अगर इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी इमेज बनेगी बच्चा लोग फोकस पे, है ना, एफ पे, फोकस पे बनेगी। और इसकी जो साइज होगी कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही नगण्य होगी, बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी। और जो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। इस प्रकार से अगर दूसरी स्थिति की बात करें कि अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी, यानी सी से बाहर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर होगी, तो उसके इमेज की जो पोजीशन होगी बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। और जो साइज ऑफ द होगा डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। और जो नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरी स्थिति है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु अगर वक्रता त्रिज्या पे स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। और जो साइज ही होगी, साइज इसकी सेम साइज होगी, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इसका इमेज भी बनेगा। और नेचर भी उसका वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद चौथी स्थिति दर्शाई गई बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी और एफ के बीच में हो तो इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी होगी, सी से ऊपर होगी। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज्ड होगा। और नेचर सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। और उसके बाद में अगर वस्तु जो है फोकस पर स्थित है तो उसके इमेज की पोजीशन क्या होगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी। एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी इसकी नेचर इमेज की, यानी कि वास्तविक और उल्टी होगी। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर P और F, P मतलब पोल ध्रुव यानी कि, और F मतलब फोकस यानी कि फोकस पे अगर स्थित हो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। और साइज इसकी कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी। और जो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, यानी कि आभासी और सीधा होगा। इन 6 स्थितियों में मात्र आखिरी यही की स्थिति है जिसमें नेचर ऑफ द इमेज चेंज होती है। बाकी 5 स्थितियों में नेचर ऑफ द इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब का मतलब उसका प्रकृति है वो एक जैसी ही होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो 6 आपने पोजीशन देखी, उन 6 पोजीशंस के लिए यहाँ पे 6 डायग्राम दिए गए उन 6 स्थितियों के लिए। पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए डायग्राम, तीसरा तीसरी स्थिति के लिए, और डी से चौथी स्थिति में, और ई से 5वीं स्थिति में वस्तु की स्थिति और इमेज को फॉर्मेशन को दर्शाया गया है। और एफ के माध्यम से आखिरी स्थिति को, यानी कि बिटवीन पी और एफ के बीच में अगर हो तो दर्शाया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अगर देखो तो इसको आप कोरिलेट कर पाओगे। इसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, पहली 2 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी, इन्फिनिटिव पे होगी, यानी कि अनंत पर होगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, एट द फोकस सेफ, कहाँ पे बनेगा, फोकस सेफ पे बनेगा। और बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और साइज इसकी क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही सूक्ष्म, है ना, इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड होगा। और नेचर इसका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधा। अब उसके बाद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दूसरी स्थिति दी गई, इसमें 2 ही स्थितियाँ होती ही हैं कन्वेक्स मिरर में। तो क्या बताया कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, अगर वस्तु की स्थिति इन्फिनिटिव और पोल पी पे हो तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा बच्चा लोग, पी और एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। और जो कहाँ पे स्थिति इसकी होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। और नेचर सेम वही होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको याद करने लायक है।
आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों स्थितियाँ आपने देखी, ये पहली स्थिति के लिए है डायग्राम, और ये बी से दूसरी स्थिति को दिखाया गया है ना। पीछे आपने जो टेबल देखी, यानी कि ये वाली टेबल, इसके डायग्राम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। साइन कन्वेंशन अगला टॉपिक है बच्चों। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि किसी लेंस में या दर्पण में प्लस और माइनस चिन्हों का मतलब क्या है, उल्लेख कैसे किया जाएगा, है ना, और उनके मायने क्या हैं। ये डायग्राम आप देखोगे, इस डायग्राम में आपको दर्शाया गया है कि ये एक M और N से गोलीय दर्पण को प्रदर्शित किया गया जिसका पोल P है, और ये प्रिंसिपल X से प्रिंसिपल एक्सिस को दर्शाया गया है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो, है ना, अगर डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, यानी कि दर्पण के बाईं तरफ जो भी स्थिति होगी उसको किससे दर्शाया जाएगा, दर्पण के बाईं तरफ चीज़ों को हमेशा निगेटिव साइन से दर्शाया जाएगा, है ना। और उसके बाद डिस्टेंस टुवर्ड राइट, इसके दाहिनी तरफ की जो दूरी होगी उसको पॉजिटिव, यानी कि दर्पण के दाहिनी तरफ की जो दूरी होगी उसको पॉजिटिव साइन से दर्शाया जाएगा। और जो ऊपर की तरफ ऊंचाइयां हैं, है ना, हाइट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ कोई ऊंचाई है उसको पॉजिटिव साइन से दिखाया जाएगा, और नीचे की तरफ कोई अगर ऊंचाई को दर्शाया जा रहा है तो उसको निगेटिव साइन से, यानी कि नकारात्मक साइन से, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो और दूसरी बात क्या है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं, यानी कि ज़रूरी बात क्या है कि जो भी डिस्टेंसेस को मापा जाता है उनको दर्पण के ध्रुव P से मापा जाता है। और ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक साइन और ध्रुव के बाईं ओर ऋणात्मक साइन होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर, जैसे कि अभी पीछे हमने देखा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव साइन होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव साइन से प्रदर्शित किया जाता है। ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, साइन कन्वेंशन क्या होता है और उसका महत्व क्या है। आगे दिया है मिरर फॉर्मूला। अगला टॉपिक हमारा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। आपने अभी पीछे देखा कि V, U और F के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन दर्शाया गया है, जहाँ पे F क्या है, फोकस दूरी है, B इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, और U जो होता है वो वस्तु की दूरी को दर्शाता है। और इसका रिलेशन क्या है कि 1/F यानी कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये होता है दर्पण का सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। यह सूत्र दर्पण की फोकस दूरी को वस्तु और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरियों से रिलेट करता है, उनको जोड़ता है। इसके बाद आता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, है ना, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। और इसमें अगर ऋणात्मक आवर्धन आता है तो उल्टे प्रतिबिंब को दिखाते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन किसी का अगर माइनस आ गया तो उसमें क्या, उसका मतलब क्या है कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और धनात्मक अगर आवर्धन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन जो है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और कभी कभी क्या होता है कि इनको वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी से भी दर्शाया जाता है, तो वहाँ पे v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ये वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये माइनस नहीं होगा जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि m = h डैश अपान h = -b अपान u, यानी कि मैग्निफिकेशन = h डैश अपान h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इस हिसाब से आप किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं।
आगे दिया है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अभी तक तो हमने परावर्तन पढ़ा। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा मुड़ करके आगे बढ़ता है, और वो कितना मुड़ेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम क्या है। जैसे विभिन्न प्रकार के पारदर्शक माध्यम होते हैं, जैसे ग्लास स्लैब हो गया, पानी हो गई, हवा हो गया, है ना, तो ग्लास भी अलग अलग क्वालिटी के, तो उन सब की जो है मतलब उनकी सब अलग अलग मीडियम की जो अपवर्तक गुणांक होते हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वो चीज़ें जो हैं उस पर निर्भर करता है कि कोई प्रकाश की किरण कितना मुड़ेगी, किसी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो अपवर्तन बेसिकली होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ करके आगे बढ़ता है तो उसको हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी के गिलास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या आपने देखा हो कि उसी गिलास में अगर आप कोई एक सिक्का नीचे डाल दो तो ऊपर से आप उसको देखोगे तो सिक्का जो है लगता है कि गिलास में थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो बाकी के जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, लेंस वाले पार्ट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को, ये सब हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। हमने एक बेहतर प्रयास किया है कि आप लोगों को एक जो भी हमारा बेस्ट है वो दे सकूं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करिए, और आपके जो सुझाव हैं वो हमें भेजना मत भूलिए, कमेंट आप हमें करते रहिए। तो हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन अच्छा हो।